पहला लिखेंगे इन पैरेलल सर्किट्स इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग if one electrical appliance in parallel circuits if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances in parallel circuits if one electrical appliance stops working due to some defect due to some defect comma then all other appliances keep working normally. Then all other appliances keep working normally. क्या? पता नहीं. सेकंड देखिएगा. सेकंड है in parallel circuits each electrical appliance has its own switch. Parallel circuits each electrical appliance has its own switch due to which it can be turned on or off independently. Due to which it can be turned on or off independently. Due to which it can be turned on or off independently, comma, without affecting other appliances, comma, without affecting other appliances, without affecting other appliances. ठीक है. थर्ड एडवांटेज लिखें इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस in parallel circuits each electrical appliance gets the same voltage. Each electrical appliance gets the same voltage, 220 volt, as that of the power supply line. As that of the power supply line.
फोर्थ है इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस in the parallel connection of electrical appliances, the overall resistance of the household circuit is reduced the overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current from the power supply is high, due to which the current from the power supply is high. Due to which the current from the power supply is high. अब देखिए advantages of parallel circuits in domestic wiring. इसमें क्या है, इन पैरेलल सर्किट से वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, क्योंकि पैरेलल सर्किट्स में हमने ये देखा है कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अलग अलग वायर्स होते हैं. तो इन पैरेलल सर्किट से वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली. तो अगर एक अप्लायंस खराब हुआ है तो उसमें जो वायर जा रहा है उसी को प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है, बाकी सारे वायर तो ठीक रहेंगे. तो एक अप्लायंस खराब है तो बस वही खराब होगा, वही काम करना बंद करेगा, लेकिन बाकी सारे अप्लायंसेस नॉर्मली काम करते रहेंगे. पहला एडवांटेज तो ये हो गया उसका. ठीक, इसको एडवांटेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीरीज में डिसएडवांटेज था. अगर मान लीजिए 10 बल्ब्स हैं, वो लाइन से कनेक्ट कर रखे हैं और एक बल्ब खराब हो जाता है तो सारे ही बल्ब काम करना बंद कर देंगे. ठीक, अच्छा. सेकंड देखिए, इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू व्हिच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंसेस. तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जितने भी अप्लायंसेस हैं सबके जो स्विचेस हैं वो सब अलग अलग होते हैं. तो अलग अलग स्विचेस का ये फायदा जो हम घरों में देखते हैं, भाई ट्यूबलाइट ऑन करनी है तो ट्यूबलाइट ही ऑन करनी है, तो उसका अलग स्विच है, और फैन का स्विच अलग है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम हर एक अप्लायंस को एक अलग स्विच से ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं. सीरीज में ऐसा नहीं होता. थर्ड देखिए, इन पैरेलल नमस्ते सर्किट. सर। नमस्ते. नमस्ते. In parallel circuits, each electrical appliance gets the same voltage 220 volt as that of the power supply line. तो पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है कि जितनी भी हमारे अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं सबको बराबर बराबर सेम वोल्टेज मिलती है 220 वोल्ट की. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब हमने ये एक ना पैरेलल के और सीरीज के न्यूमेरिकल करे थे तो उसमें ये बताया था कि सीरीज में तो करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है. सीरीज में करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स, जबकि पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट डिवाइड्स. तो जब वोल्टेज सेम रहती है तो इसका मतलब हर एक अप्लायंस को अगर सेम वोल्टेज 220 वोल्ट की वोल्टेज मिलेगी तो वो बराबर वोल्टेज पर बराबर अच्छा से इफेक्टिवली काम करेगा. ठीक है. वहीं अगर सीरीज की बात करें तो सबसे पहले जो बल्ब कनेक्टेड है उसको तो प्रॉपर वोल्टेज मिल रही है, उसके बाद वाले को थोड़ा कम, उसके बाद वाले को थोड़ा कम. तो धीरे धीरे करके जो लास्ट वाला बल्ब है वो तो बेचारा डिम जलेगा, बिल्कुल वो जल ही नहीं पाएगा ढंग से. समझ गए मेरी बात? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? Yes. यस सर। हाँ, सब जगह पैरेलल ही रहता है. हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे, समझ गए? सर लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर दो. हाँ, दोबारा बता रहा हूँ. देखिएगा, इसमें ऐसा होता है कि पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट्स द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन. इसमें ना ऐसा है कि जैसे मान लो इधर
एक बल्ब लगा हुआ है, इधर एक टीवी लगा हुआ है, इधर मान लीजिए एक फ्रिज लगा हुआ है, और ये 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो आप ये देखेंगे कि आपने बल्ब के लिए एक अलग स्विच बना रखा है, आपने टीवी के लिए एक अलग स्विच है, और जो फ्रिज है, फ्रिज के लिए अलग स्विच है। तो क्या होगा कि क्योंकि तीनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो तीनों के लिए स्विच अलग अलग होंगे। और जब तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये जो बल्ब है ये भी इफेक्टिवली अच्छे से काम कब करेगा, जब इसको 220 वोल्ट की वोल्टेज मिलेगी। ज्यादा मिलेगी तो बहुत तेज ब्राइट करने लगे, बहुत तेज चमकने लगेगा, और अल्टीमेटली खराब भी हो सकता है। बहुत कम वोल्टेज मिलेगी तो भी वो खराब हो सकता है। ठीक है। तो या फिर ऐसे धीमे 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 टिमटिमाता रहेगा, रोशनी नहीं होगी, आंखें और खराब हो जाएंगी हमारी। वैसे ही नया चश्मा बनवाया, फिर दोबारा चश्मा बनवाना पड़ जाएगा। अच्छी बात है। चलो, उसके बाद टीवी है। तो टीवी को अगर बहुत तेज वोल्टेज मिलेगी तो टीवी भी खराब हो जाएगा, कम वोल्टेज पर ये भी फ्लिकर करने लगेगा, ढंग से चलेगा नहीं। और आप ये सोचिए कि जो फ्रिज है, फ्रिज को भी बराबर 220 वोल्ट की वोल्टेज मिलेगी। तो पैरेलल का ये बेनिफिट होता है कि जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं पैरेलल में, सबको इक्वल इक्वल वोल्टेज मिलती है, बिकॉज इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम। ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। बताइए बेटा, समझ गए कि नहीं? यस सर। क्लियर है माही? यस सर, क्लियर है। ओके, अभी ज्वाइन किया। पता नहीं, ये तुम्हारे ना 2-3 फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि तुम्हें आ जाना चाहिए, इतना डरना नहीं चाहिए। इनमें से इन 3 बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से 2 को वैक्सीन लग चुकी है, तीसरे को वैक्सीन कल लगेगी। उसको जबरदस्ती लेकर जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि उसको सुई से डर लगता है। फिर कल तो पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि तुम्हें इंजेक्शन लगने वाला है। कोने में बैठा रहेगा बेचारा, पसीने पसीने, हालत खराब। हम्म। चलिए जी, फोर्थ वाला देखिएगा, अगला जो इसका एडवांटेज है। इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउसहोल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड। ये पूरा का पूरा जो हाउसहोल्ड सर्किट है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखो, हमने ना अरे नहीं, छोटा ही है। वो पता है, मैं जब गया था ना लगवाने, तो मुझे तो पता ही नहीं चला, उन्होंने चुपचाप लगा दिया, और एकदम से वो जल्दी, वो ऐसे ही है ना, वो जल्दी जल्दी में लगा देते हैं। हाँ, वो फटाफट उनको वही हो गई है आदत। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 132 करोड़ है। ठीक है, तो 100 करोड़ को तो वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो ये जो वैक्सीन लगाने वाले हैं इनको भी आदत पड़ चुकी होगी, नींद में भी इनके हाथ ऐसे ही चलते रहते होंगे, वैक्सीन ही लगाते रहेंगे। हाँ, ये देखिए, नहीं हुआ था ना, नेक्स्ट डे हुआ था, मेरे को कोविशील्ड लगी थी, तो कोविशील्ड में थोड़ा ड्राउजीनेस, चक्कर से आते हैं एक एक दिन बाद, एक दिन बाद। और जिस दिन लगी थी उस दिन तो, हाँ, मैंने थोड़ा सा कह दिया, मैंने कहा ये क्या तरीका था। सर मैं भी अपनी शर्ट ही नीचे कर रहा हूँ, एकदम से ठड़ाक से लगा भी दिया। सर, मैं तो उसके बाद की बात भी सोचूंगी, पहले तो इंजेक्शन लगवाने में इतना डर लगता है। हाँ, ये प्रणव को भी ऐसी ही है, इसकी भी सेम हालत है। डर लगता है। चलिए जी, तो अब मैं ना एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई 3 अप्लायंसेस हैं और तीनों का रेसिस्टेंस है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ठीक है। तो इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर दो भाई, सीरीज में तो सारे ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? 6 ओम, यानी कि पूरे रेसिस्टेंस, पूरा जो सर्किट है उसका रेसिस्टेंस 6 ओम हो गया। तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया भाई, 2 ओम, 2 ओम से बढ़कर कितना हो गया? 6 ओम हो गया। अच्छा, अब इन्हीं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करो। टू ओम, 2 ओम और 2 ओम।
जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2, ये 3/2 हो गया, आर नहीं सॉरी 1/r, तो आर कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब क्या हो गया 0.67 ओम। तो आप ये देखिए पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना ज्यादा कम हो गया, समझ रहे हैं। तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कम होने से क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, जो खर्चा है, जो बिजली का जो खर्चा आता है, वो खर्चा काफी कम हो जाएगा। ठीक है, कितना कम आप देख लो ना, अगर सिर्फ एक अप्लायंस में कनेक्ट करूं तो 2 ओम का रेसिस्टेंस लेगा, मतलब 2 ओम रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, फिर वो करंट के पाथ को रोकेगा। ठीक है, और अगर हम मान लीजिए 3 लगा रहे हैं यहाँ पर, वो भी पैरेलल में, तो उसका रेसिस्टेंस तो 2 ओम के आधे से भी कम हो गया। 2 ओम का आधा कितना होता है 1 ओम, तो अब कितना रह गया 0.67 ओम। तो पैरेलल में हम जब अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं तो हमारे पूरे घर का जो सर्किट है, ओवरऑल सर्किट, जब कनेक्शन होता है तब तो ऐसा लगता है कि इतने सारे वायर लग रहे हैं। भाई एक बल्ब भी लग रहा है तो उसका भी वायर अलग, एक फैन भी लग रहा है तो उसका भी वायर अलग। तो वो सारे वायर हमें दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि घर बनते टाइम वो सब दीवार के अंदर उसको अंडरग्राउंड फिटिंग कर दी जाती है, तो इस वजह से वो दिखाई नहीं देते। लेकिन हर एक वायर का, हर एक स्विच का अलग अलग वायर होता है। ठीक है, तो जब सबके वायर अलग हैं तो रेसिस्टेंस तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये अजीब सा बिहेवियर है कि पैरेलल कनेक्शन में ओवरऑल रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। समझ गए। ठीक है, तो वही इन्होंने बताया था, ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। इस वजह से करंट जो है वो हाई ही रहता है सप्लाई से। समझ गए, क्यों, क्योंकि उसको रेसिस्टेंस ज्यादा मिलता ही नहीं, मतलब उसके पाथ का कोई अपोज नहीं करता। तो जितनी भी अप्लायंसेस हैं उनको जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा करंट मिल सकता है वो सारा मिलता है पैरेलल सर्किट में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 एडवांटेज पैरेलल सर्किट्स के, और 4 डिसएडवांटेज सीरीज सर्किट के वो हम पहले ही कर चुके थे। ठीक है, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर भाई सभी को समझ में आ रहा है। हाँ सर। मैं तो चले गया था। ठीक है, और आप तीनों को भी मैं यही बता रहा हूँ क्योंकि अभी काफी ज्यादातर बच्चे जितने भी हैं वो ऑनलाइन ही हैं। तो अगर ऑनलाइन आना चाहो तो कुछ दिन के लिए, जब तक ये केसेस बढ़ रहे हैं ना, तब तक चाहे तो ऑनलाइन ही कर दो। अच्छा, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन कब तक लेकर चल रहा हूँ, जैसे दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ चुका है कि उनको तो बंद ही करना है। अब से नहीं, लगभग एक हफ्ते पहले से। तो दिल्ली में तो सारे बंद हैं। जो जिसने ओपन कर भी रखा है कोचिंग सेंटर वो इलीगल है। यूपी में अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया, नोटिस आएगा तो मैं बंद करूंगा। ठीक है, तो अगर कोई भी, मतलब अगर मान लो तबीयत भी खराब लगती है तो सबसे पहले ऑनलाइन ही शुरू कर देना। ठीक है, आने की जरूरत नहीं है। और अगर नोटिस आ गया तो हम भी ऑनलाइन करेंगे, नहीं तो ऐसे तो चलते ही रहेगा, मास्क जरूर लगा कर रखेंगे। ठीक है, और अब मजाक में मत लेना इसको, सच में भाई अब वाकई में फैल रहा है, क्योंकि ना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जो है क्या, कोविड चाचा है तुम्हारा। चलिए, इलेक्ट्रिक पावर। पेपर का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना इसमें अच्छी भी चीज है, एक अच्छी चीज है, और अगर तुम सोचो तो तुम्हारे लिए बुरी चीज है। अच्छी चीज बताता हूँ क्या है। अच्छी चीज तो ये है कि वायरस की, ये वायरस का एक नेचर होता है, कोई भी वायरस भाई, बहुत तरह के वायरस होते हैं। अब ये वायरस ऐसा है जो जान ले लेता है लोगों की। तो वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो जितनी तेजी से फैलता है उतनी ही तेजी से कम होता है उसका जो इफेक्ट है। जैसे हाँ, मतलब अभी, हाँ जैसे अभी कल था तो कल तक 5,000 केस थे, अब आज सुबह न्यूज में देखा तो एकदम से डबल हो गए, 10,000 हो गए। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि कल 20 हो जाए, अगले दिन 20 के डबल 40, उसके डबल 80। तो अगर ऐसा, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से डबल होते रहे तो शायद हफ्ते भर के अंदर लाखों में केस आने लगेंगे, जैसे कि और कंट्रीज में भी आ रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो बहुत सीरियस हो रही हैं। तो अच्छी चीज इसमें ये है कि सोचो कि अगर ये जनवरी में अपने पीक पर पहुंच गया
तो फिर जनवरी मिड तक पहुंच गया, तो सोचो लास्ट जनवरी लास्ट तक फिर ये नीचे भी आ जाएगा। ये अच्छी चीज है इसमें, ठीक है, तुम्हारे लिए ये बुरी है। तुम तो ये चाहते हो कि ये इतना फैल जाए, ये तो ये चाहता है कि मई जून तक फैलता ही रहे, नहीं जून से पहले खत्म हो जाए ताकि 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 कैसे भी करके एग्जाम्स कैंसिल हो जाए बस। सर मैं सीबीएसई को ना 2 बार पढ़ूंगा। चलिए नोट करिए। पुलिस वाले को भी नहीं देता। Electric power is the electrical work done per unit time. Electric power is the electrical electric power is the electrical work done per unit time. Power is equal to work done upon time taken. Work done upon time taken. Its SI unit is joules. इसकी जो SI यूनिट है वो जूल्स होती है, और इसको शॉर्ट में ना जे लिख देते हैं, बस जे लिख देते हैं। सॉरी, जूल्स नहीं, वॉट। जूल तो वर्क डन की होती है। नहीं, डब्ल्यू। P फॉर प्रणव, इसीलिए इतने पावरफुल हो तुम। अच्छा, पावर का तो कल पता चल जाएगा ना जब इंजेक्शन लगवाने जाओगे। मुझे याद है कि इंटर बैग लगा था लास्ट ईयर। सारे वो आ गए थे मुझे उसमें वहाँ पे। अगला टॉपिक लिखेंगे फॉर्मूला, या बल्कि लिखें फॉर्मूले। फॉर्मूले मतलब 4 फॉर्मूले होते हैं इसके। फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। जस्ट जरा 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। अब तो ठीक हो गया, तो काफी दिन हो गए। हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बेटा। फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के ना बहुत अलग अलग काफी फॉर्मूले हैं। एक तो ये लिखा हुआ ही है, तो फर्स्ट फॉर्मूला तो यही है, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पहला फॉर्मूला तो ये है। इसके बाद में हमने ना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी डिराइव करा था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला वो ये था कि अगर कोई भी चार्ज है, उस चार्ज को इंफिनिटी से लाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर प्लेस करने में जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल दो, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि एज वी नो दैट V is equal to work done per unit charge, W अपॉन Q होता है, ठीक है, W अपॉन Q। तो इट इम्प्लाइज दैट W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अगर V W इज इक्वल टू V इंटू क्यू मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पावर P इज इक्वल टू W की जगह आ गया V इंटू क्यू अपॉन टी। तो P इज इक्वल टू ये V हो गया और ये हो गया Q अपॉन टी, ठीक है। और चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, ये सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा था कि करंट का ये फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट बोल देते हैं। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, यहाँ रीजन में लिख देना सिंस I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया पावर कैलकुलेट करने का, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1 और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2, P इज इक्वल टू वी आई। ये करने के बाद में हम ये कहेंगे ओम्स लॉ आ गई आवाज। ओम्स लॉ सजेस्ट दैट V इज इक्वल टू आई आर, फिर लिखें substitute this value in इक्वेशन 2, V इज इक्वल टू आई आर। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दो। तो P इज इक्वल टू V की जगह आप डाल दो यहाँ आई आर, आई आर और आई तो आई था ही, आई आर इंटू आई। तो P की वैल्यू क्या आ गई, आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। ये थर्ड फॉर्मूला है पावर कैलकुलेट करने का। समझ रहे हैं बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है, सेकंड वाली दोबारा बता दो। दोबारा बताता हूँ। आप ये देखिएगा, सबसे पहले देखो पावर जो है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क डन पर यूनिट टाइम ये पावर का फॉर्मूला हो गया। अब हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि W अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू हो गया। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या हो गई, V इंटू क्यू। तो W की वैल्यू आ गई V इंटू क्यू। तो हमने क्या करा, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो P इज इक्वल टू W की जगह मैंने रख दिया V इंटू क्यू अपॉन टी। अब V को तो अलग लिख दो, और Q अपॉन टी, Q अपॉन टी क्या होता है, I करंट के इक्वल। तो ये हो गया Q अपॉन टी की जगह I आ गया। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। यहाँ तक ये वाला समझ में आ गया। यस सर। अब इसके बाद आगे हम ये देखेंगे कि ओम्स लॉ में हमको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इक्वेशन 2 में अगर मैं V की वैल्यू आई आर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई। V की जगह डाल दो आई आर, तो V की जगह आई आर डाल दिया, आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, और आर एज इट इज। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए। अब इतना करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे अगेन बाई ओम्स लॉ, बताया था ना 4 है। अगेन बाई ओम्स लॉ
V is equal to IR. It implies that I is equal to I क्या हो जाएगा V upon R. I is equal to V upon R. Substitute this value. Substitute this value in equation number 3. I की इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल देना है. तो I की जगह V अपॉन R डाल दो, तो I का स्क्वायर है तो फिर V अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा. V अपॉन R का स्क्वायर इंटू R, तो V अपॉन R का होल स्क्वायर है तो V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर इंटू R. एक R से एक R कट गया तो P की वैल्यू आ गई V स्क्वायर अपॉन R. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4. तो कुल मिलाकर पावर के कैलकुलेट करने के ये 4 फॉर्मूले. P इज इक्वल टू W अपॉन T, फॉर्मूला नंबर 1. P इज इक्वल टू V इंटू I, फॉर्मूला नंबर 2. P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, फॉर्मूला नंबर 3. और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, फॉर्मूला नंबर 4. जब जब मुझको जो जो वैल्यू दे रखी होगी मैं उसके हिसाब से वही फॉर्मूला लगा दूंगा. जैसे मुझे कहीं पर इन्होंने ये दे रखा है कि अ रेफ्रिजरेटर डज अ वर्क ऑफ 320 जूल्स, ठीक है, इन 3 आवर्स. तो मेरे पास टाइम है और वर्क डन है. तो मेरे पास अगर वर्क डन और टाइम आ गया तो वो पूछेंगे उस रेफ्रिजरेटर का पावर कंज्यूम बताओ, कितनी पावर वो कंज्यूम करता है. तो वर्क डन अपॉन टाइम में ऐसे कर लूंगा. अगर मान लीजिए ये दे रखा है कि किसी टीवी को इतना वोल्टेज कंज्यूम करता है, इतना करंट कंज्यूम करता है, तो वोल्टेज और करंट V और I का मल्टीप्लिकेशन करके पावर निकाल सकते हो. तो जहां पर भी मेरे को जो वैल्यू दे रखी होंगे जिस न्यूमेरिकल में, मैं उस हिसाब से वही फॉर्मूला लगा दूंगा. फॉर एग्जांपल किसी न्यूमेरिकल में मेरे पास I और R सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो यहाँ से पावर आ जाएगा. ठीक है, समझ गए? भी बताइए, ऑनलाइन वालों को सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए भी ठीक है. क्या नहीं, मशीन से. हाँ ये तो है. क्वेश्चन नोट करिएगा. व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब what will be the current drawn what will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt. अब क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी हैं उसके हिसाब से आप पावर का फॉर्मूला यूज कर लेना. जैसे व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि वो आई पूछ रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करके लिख लो. इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर दे रखी है कितनी, 40 वॉट. चलिए ये हो गया. व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट. तो क्या क्या है, आई, पी और वी. तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं पावर का, सेकंड वाला. ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो आई कितना हो जाएगा, P अपॉन V. तो P कितना है 40 और V कितना है 220. 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4 और 2 11 जा 22. ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 0 जा 0, फिर 20 आ गया, 11 1 जा 11,
20 माइनस 11 कितना हो गया 9, 90 हो गया, 11 8 तो 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर है इसका आंसर। चलिए जी, उसके बाद अगला देखिएगा। अगला इन्होंने क्वेश्चन दिया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. Jai Hind. An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. Full stop. When it is operated on 110 volt, when it is operated on 110 volt, comma, the power consumed will be चार ऑप्शंस हैं, 100 watt, 75 watt, हंड्रेड वॉट, 75 वॉट, 50 वॉट, 25 वॉट। फिफ्टी वॉट, 25 वॉट, ठीक है। और ये चार ऑप्शंस हैं इसमें। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, अपने आप ट्राई करिए, ठीक है। दो केसेस बनेंगे। पहला वाला केस है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो पहले में क्या दे रखा है, वोल्टेज और पावर, ठीक है। और वो पूछ रहे हैं व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो 110 वोल्ट याद रखना कि जब भी कभी मैं मतलब कोई एक फिक्स्ड चीज निकालनी होती है तो वो रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारे पास पावर है, वोल्टेज है, तो मैं रेसिस्टेंस निकाल दूंगा। पावर, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, फोर्थ फार्मूला यूज होगा, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया, फोर्थ फार्मूला यूज करके करना है, ठीक। चलिए जी, कल देखते हैं। हाँ।